हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंटर। एक और पिछले लेक्चर तक हम ऑलमोस्ट सारे जितने थ्योरेटिकल पॉइंट पढ़े थे हम लोगों ने उन सब पे हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। इस लेक्चर में थोड़ा वार्म अप होने वाला है ना। ऐसा होता है ना कि आपको जब सिखा दिया है सारी चीज, क्वेश्चन भी सिखा दिया, तो ये लेक्चर में एक या दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो थोड़े से नए कॉन्सेप्ट रहेंगे उनमें। अदरवाइज बाकी आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना और सारे क्वेश्चन कर देना। अगर ये सारे क्वेश्चन आप फटाफट कर देंगे और इसी लेवल का आपको आरआरबी जेई में रहता है लेवल, है ना। जैसे मैंने आपको बताया 3 कैटेगरी कि अगर एसएससी जेई का क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन एक्सपेक्ट की जा सकती है वहां पे। आरआरबी जेई में इक्का दुक्का क्वेश्चन मिलेंगे कैलकुलेशन वाले, बाकी मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन आपको कैसे मिलेंगे, जस्ट आपको पढ़ना है, रीड करना है और आंसर करना है। तो इसमें वो वाले क्वेश्चंस भी आपको मैं बहुत ज्यादा डाल दूंगा। एसएससी जेई जो अदर स्टेट के एग्जाम्स होते हैं या ऐसे एग्जाम्स जहां पे अदर देन बोल सकते हैं गेट के अदर देन जो भी एई या जेई लेवल के पेपर होते हैं, वहां पे इस तरह के क्वेश्चन जहां पे कैलकुलेशन भी होगी थोड़ी और थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होंगे, दोनों की मिक्सिंग चलेगी। ठीक है। और मैंने आपको पूरा बताया कि मैग्नेटिक सर्किट मात्र 5 फॉर्मूले पे काम करता है। 5 फॉर्मूले आप प्रॉपर तरीके से डील कर लीजिए, आपको सारी चीजें पता चल जाएगी, रटने की जरूरत नहीं है। चलिए वीडियो को पॉज करना है। क्वेश्चन नंबर 29, रिलेक्टिविटी इज एनालॉगस टू एन इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट, है ना। तो देखो क्या होता है ना, कई बार हम लोग रिलेक्टिविटी को, कई बार स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देखा, कंडक्टिविटी देखा, तो अचानक से अगर आपको मैग्नेटिक सर्क्यूट का इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप रजिस्टिविटी जैसा ट्राई करते हो करने का, है ना। अब आप में से बहुत सारे लोग यकीन नहीं कर पा रहे होंगे, बट जो लोग मैग्नेटिक सर्क्यूट पूरा छोड़ के जाते हैं वो कई बार यहाँ पे इसको रजिस्टिविटी समझ लेते हैं जल्दबाजी में, और कुछ लोग बहुत ध्यान से अगर क्वेश्चन नहीं रीड करोगे तो भी समझ लेते हैं। ठीक है, आपको ये गलती नहीं करना है। रिलेक्टिविटी आपको पता है, रिलेक्टेंस क्या होता है, एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट में किसका एनालॉगस है, हमारा रजिस्टर का है। ठीक है, रेजिस्टेंस का, सॉरी रेजिस्टेंस का, रिलेक्टेंस किसका है, रेजिस्टेंस का है। बट यहां पे क्या पूछा है, रिलेक्टिविटी पूछा है। क्या पूछा, रिलेक्टिविटी। रिलेक्टिविटी तो हम क्या बोलेंगे यहां पे बोलेंगे रजिस्टिविटी। ठीक है, रिलेक्टिविटी मतलब वहां पे एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या हो जाएगा, रजिस्टिविटी हो जाएगा। रजिस्टिविटी से करेंगे, किससे करेंगे हम लोग, रजिस्टिविटी से करेंगे। अब देखिए रजिस्टिविटी आपको कहीं भी ऑप्शन में देखने को नहीं मिलेगा, आपको कंडक्टिविटी मिलेगा, कंडक्टेंस मिलेगा, करंट डेंसिटी मिलेगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मिलेगा। तो आपको मैंने बताया था कि रजिस्टिविटी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना कि रिलक्टेंस जो है वो एनालॉगस टू रेजिस्टेंस है। बट अगर हम लोग रिलेक्टिविटी अगर पूछा है तो वो किसके है, रेजिस्टिविटी के है। रेजिस्टिविटी किसको रो से सिंबल करते हैं और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोलेंगे हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन अ मटेरियल विद एब्सोल्यूट परमेबिलिटी इज म्यू। ये देखो 2021 में एसएससी जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है। ये इसलिए मैं क्वेश्चन लाया, ये क्वेश्चन नहीं भी पढ़ा था तो भी आपको पता होता, बट मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, B इक्वल टू म्यू एच, B इक्वल टू म्यू एच, तो D इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फटाफट। A coil has 200 turns. Find the induced EMF in it if the flux changes from 1 milliweber to 2 milliweber in 0.1 second. तो देखो यहां पर इंड्यूस ईएमएफ निकालना है हमें, तो यहां पे क्या होता है, n d phi by dt। तो चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ, चेंज इन फ्लक्स नंबर ऑफ टर्न्स तो हम लोग कर देते हैं कितना, 200, और चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ, चेंज इन 1 मिलीवेबर से 2 मिलीवेबर, तो चेंज कितना हुआ, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, और कितने टाइम में, 0.1 सेकेंड में। और मिली है मतलब 10 टू द पावर -3 लगाना है, तो कितना हो गया 200, ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई 0.1 और ये हो गया 10 टू द पावर -3। तो ये ऊपर गया, 1 2 3 बैलेंस हो गया, 2 इज द करेक्ट आंसर। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Along the line of straight current carrying conductor the magnetic field at any point is, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अभी तक हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस करे थे पिछले लेक्चर्स में एम्पीयर सर्किट लॉ के हिसाब से कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें करंट जा रहा है और किसी पॉइंट P पर किसी डिस्टेंस R पर हमें क्या पूछा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा है। तो हम लोगों ने म्यू आई डिवाइडेड बाय, है ना, वो 2 पाई R करके फॉर्मूला पूरा लगाया। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि आपको पूछा है
कि मैग्नेटिक फील्ड, आपको क्या बताना, मैग्नेटिक फील्ड बतानी किसी भी एक पॉइंट पे, इस कंडक्टर के अलोंग, इस कंडक्टर के अलोंग, तो अब करंट भी वही है, उसी पॉइंट पे भी वही है, तो अलोंग द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। इसका प्रॉपर डेरिवेशन वगैरह होता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट वगैरह सारा का सारा जीरो हो जाता है, दोनों एक ही जगह पे पॉइंट है, वो सारा डेरिवेशन की नीड नहीं है आपको। अभी आप सिंपल ये देखिए कि कभी भी अलोंग द कंडक्टर आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछे तो आपको जीरो लगाना है। बाकी डिटेल वगैरह में, क्योंकि ईएमएफटी आपके सिलेबस में नहीं है, ईएमएफटी में बहुत डिटेल वर्जन में पढ़ाया जाता है, अभी आपको शॉर्ट इंट्रो में मैंने बता दिया है, ठीक है। तो यहां पर एम्पेयर सर्किटल लॉ में इसके अलोंग क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो हम क्या बोलेंगे, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एमएमएफ इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है एमएमएफ, तो फटाफट देख लेते हैं। एमएमएफ बोलते हैं एन इंटू आई, ठीक है, और हमने कहां से देखा था, रिलक्टेंस इक्वल टू एमएमएफ डिवाइडेड बाय फ्लक्स, तो एमएमएफ क्या हो जाएगा, रिलक्टेंस और फ्लक्स का मल्टीप्लीकेशन, तो इसका मतलब है कहां पे, फ्लक्स एंड रिलक्टेंस, तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, अ 15 एम्पेयर करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ सोलेनॉइड ऑफ इंडक्टेंस 400, फाइंड द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द सोलेनॉइड। देखिए इसके पहले एक सोलेनॉइड के ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, जहां पे हमसे एनर्जी पूछा था बट इंडक्टेंस गिवन नहीं था, तो इंडक्टेंस निकालने के लिए हमने क्या फॉर्मूला लगाया था, म्यू एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल, ये फॉर्मूला लगा के इंडक्टेंस निकाला था, उसके बाद एनर्जी निकाला था, बट यहाँ पे आसान दे दिया, यहाँ पे इंडक्टेंस पहले से दे दिया, सोलेनॉइड का इंडक्टेंस की वैल्यू पहले ही है, तो डायरेक्टली एनर्जी निकालना है हाफ एल आई स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, हाफ एल कितना है, एल ए 4, आई कितना है 15 इंटू 15, ठीक है, तो ये हो गया 2 दूनी 4, 15 दूना 30, 30 इंटू 15, 15 तो 45, तो 450 जूल, तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इंडक्टेंस वुड बी नीडेड टू स्टोर 2 किलोवाट आवर फॉर ऑफ एनर्जी इन अ कॉइल कैरिंग 100 एम्पेयर करंट। आपको मैंने बताया था ना किलोवाट आवर क्या होता है, किलोवाट आवर एनर्जी मीटर की एक स्टोरी सुनाई थी मैंने, तो किलोवाट आवर क्या होती है, 1 यूनिट ऑफ एनर्जी होती है। तो अब देखो यहां पर चीजें सिंपल तरीके से सोचना है आपको, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं करना है। ये रही एनर्जी, कितनी है, 2 किलोवाट एनर्जी, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि भाई कितने इंडक्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी इतनी एनर्जी स्टोर करने के लिए, करंट जबकि दे रखा है 100 एम्पेयर, तो हम क्या बोलेंगे, हमें पता है एनर्जी ये होती है और हमारे इंडक्टेंस के अंदर की जो एनर्जी वो कहती है हाफ एल आई स्क्वायर, तो दोनों एनर्जी को इक्वेट कर देंगे, बस करना क्या है, बस आ जाएगा आपका। बस एक चीज का ध्यान रखना, यहां पे गड़बड़ इस चीज की हो जाती है कि जो आर्स क्यों है, देखिए कोई भी एनर्जी या कुछ भी चीज हम लोग कैलकुलेट करते हैं, टाइम को सेकंड्स में ले जाते हैं, काई में ले जाते हैं, सेकंड्स में, क्योंकि एवरीथिंग इज डिफाइंड इन एमके सिस्टम, तो हम सेकंड्स में ले जाएंगे, सेकंड्स में ले जाएंगे, तो यहां पर क्या होगा, 2 इंटू किलो का 10 टू द पावर 3, किलोवाट का क्या कर दिया, 10 टू द पावर 3 कर दिया, और आवर्स का 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड, 3600 सेकंड्स होते हैं 1 घंटे में, है ना, एकदम याद होना चाहिए ये, एल इंटू, और करंट कितना है, करंट है 100 का स्क्वायर, मतलब है ना 100 का स्क्वायर, तो 2 जीरो और बढ़ा दी मैंने। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहां से भी ले लेते हैं ना, तो 3 4 2 और ले लेंगे तो 1 बचेगा, सिर्फ 10 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 इंटू 36 इंटू 10, ठीक है, 10 36 2 और ये 2 इधर का आ जाएगा, तो ये आ जाएगा तकरीबन 1440 हेनरी इज द इंडक्टेंस, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन टर्म्स ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेज इज, ये एक नया कॉन्सेप्ट आपको आज से बताता हूं कि 1 वेबर में 10 टू द पावर 8, 1 वेबर में 10 टू द पावर 8 लाइंस ऑफ फोर्सेस रहते हैं, लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो ये आपका एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कि आपको पता होना चाहिए, इस वजह से मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में ले लिया है कि 1 वेबर में 10 टू द पावर 8 लाइंस ऑफ फोर्सेस रहती है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये एक्सपेरिमेंटली निकाल के और कैलकुलेट करके लेके आए हैं, आपको फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। एक और फैक्चुअल क्वेश्चन आएगा अभी आगे, मैं करवा दूंगा वो भी। द टॉरॉइड इज, तो मैंने कल बताया था ना टॉरॉइड क्या होता है, टॉरॉइड एक तरह का पाइप होता है, ये इस तरीके का एक पाइप होता है और पाइप को पूरा राउंड शेप में हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। तो देखते हैं क्या क्या बोलना है इनका। अ सर्कुलर कैरिंग कंडक्टर, सिर्फ सर्कुलर कैरिंग कंडक्टर नहीं है ना, ये क्या है, सिर्फ सर्कुलर थोड़ी, सर्कुलर तो सिर्फ एक नॉर्मल इस तरीके से भी हो सकता है, ये तो अंदर से क्या है, पाइप नुमा शेप है इसका।
अ लॉन्ग, सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं, अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर बेंड टू फॉर्म अ सर्कुलर शेप, ठीक है, कुछ हद तक ठीक है। थर्ड पढ़ते हैं, अ सोलेनॉइड बेंड, है ना, सोलेनॉइड का मतलब क्या है, अंदर से इस तरीके का शेप है ना, शेप इस तरीके का सर्कुलर शेप होल्ड कर रहा है। अ सोलेनॉइड बेंड इन सर्कुलर शेप एंड एंड्स आर जॉइंट, है ना, दोनों के एंड्स भी तो जॉइंट होने चाहिए, तो ये प्रॉपर आपका सी करेक्ट है। अब 12वें मिनट तो हो ही नहीं सकता, तो सी थोड़ा सा मोर अप्रोप्रिएट मैनर में लिखा हुआ है कि जॉइंट भी तो करना है, सिर्फ पता चले सर्कुलर शेप दे दिया और जॉइंट नहीं किया तो फिर गड़बड़ है, ठीक है। तो टॉरॉइड क्या होता है, इस तरह का शेप होता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। In case of magnetic circuit, the product of number of turns on a coil and current flowing through the coil क्या हो जाएगा, N into I, that is MMF, तो C is the correct। देखो अब आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, इसलिए करा रहे हैं कि आपको बताना चाह रहा हूं मैं कि ये क्वेश्चन लेटेस्ट ईयर में SSC JEE में पूछे गए हैं। आप लैंग्वेज अभी बहुत आसान लग रहा है क्योंकि उस दिन आपको टाइम बाउंडेड एग्जाम होगा, टाइम बाउंडेड में प्रेशर सिचुएशन रहता है, तो इस तरह की लाइंस पढ़ने में ये एक लाइन कम से कम 2-3 बार पढ़ते हो तब जाके समझ में आती प्रेशर सिचुएशन में। रिलैक्स होता अच्छा क्या लगा, आधा अधूरा पढ़ के भी टिक लगा दोगे, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल एग्जाम नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को बार बार देखते रहो क्योंकि इसी तरह के सिमिलर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, Which of the following type of field is used as a coupling medium in all electromechanical conversion device? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो आज मैं एक चीज बताता हूं आपको, वैसे ही चीज मैं इलेक्ट्रिकल मशीन में बताता बट आपको आज बताता हूं। देखिए दुनिया में कभी भी इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल या मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल डायरेक्ट कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। सर क्या बात कर रहे हो, हमने तो यही पढ़ा है कि इलेक्ट्रिकल मशीन तो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल मोटर की बात करें तो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है, उसको मोटर बोलते हैं। ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल होता है सर, उसको भी हम लोग ट्रांसफार्मर बोलते हैं और मशीन बोलते हैं एक तरीके का। और सर क्या बात कर रहे हो, हमने तो जनरेटर में पढ़ा है मैकेनिकल इनपुट से मैकेनिकल से हमने इलेक्ट्रिकल जनरेट करी, उसको जनरेटर बोलते हैं। बट आप बोल रहे हो डायरेक्ट कन्वर्जन पॉसिबल नहीं, हम तो करते हैं सर प्रैक्टिकली, बट आप एक चीज मिस कर देते हैं इसमें। मैंने क्या बोला पूरे स्टेटमेंट में कि दुनिया में इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल या मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल डायरेक्ट कन्वर्जन पॉसिबल नहीं। डायरेक्ट का मतलब है ये इनडायरेक्ट हो रहा है, ये आप जो देख रहे हो ये सारा का सारा क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट हो रहा है। सर इनडायरेक्ट कैसे हो रहा है, इनडायरेक्ट इसलिए हो रहा है कि पहले वन फॉर्म ऑफ एनर्जी आपकी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है इनसाइड द मशीन, कोई भी, चाहे मोटर जनरेटर कुछ भी हो जाए या चाहे ट्रांसफार्मर हो जाए, ट्रांसफार्मर के कोर में भी पहले इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक पाथ डेवलप होता है, मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो चाहे मैकेनिकल हो, वो पहले, मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं इसको, ठीक है, इलेक्ट्रिकल हो चाहे मैकेनिकल हो, वो सबसे पहले काय में चेंज होती है, मैग्नेटिक एनर्जी में चेंज होती है, मैग्नेटिक एनर्जी में चेंज होती है, ठीक है। और उसके बाद ही हमें चाहे इलेक्ट्रिकल हो चाहे मैकेनिकल हो जो भी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। बट अंदर का चीज तो हम देखते नहीं है क्योंकि ये सारी चीज मैग्नेटिक एनर्जी का जो भी कन्वर्जन हो रहा होगा वो काय में होता है, मशीन के अंदर के साइड में होता है। इसलिए हम पंखा चालू करते हैं, स्विच बोर्ड चालू करते हैं, हमें पता होता है हाँ भाई स्विच चालू कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहे हैं। पंखा घूमने लगा, हवा देने लगा, तो हमें दिखने को मिलता है कि हाँ चलो मैकेनिकल कुछ वर्क हो रहा है मैकेनिकली, तो वो हमें हवा दे रहा है, तो हम इसको बोल देते हैं कि मोटर है सर। बट अंदर तो कुछ ना कुछ हो रहा होगा ना, वो स्विच जा रहा होगा, उससे करंट जा रहा होगा, अंदर की साइड में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही होगी, मैग्नेटिक पाथ क्रिएट हो रहा होगा, और वही मैग्नेटिक पाथ या मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, जो पर्दे के पीछे रहती है बट काम सारा करती है, ठीक है। तो आपको जितने भी मशीन्स की जितने भी सुख सुविधाएं आप अपने घरों में भोग रहे हैं बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर वो नहीं होती तो ये कन्वर्जन पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। बाकी बातें हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन में करेंगे, बाकी बहुत जबरदस्त चीज है ये, आपको पता होनी चाहिए। और यहीं से हम पावर सिस्टम वगैरह में जब जाएंगे तो रिएक्टिव पावर वगैरह सब यहीं से पढ़ेंगे। ये मैग्नेटिक पाथ को क्रिएट करने के लिए कितनी पावर की जरूरत पड़ती है, उसी पावर को हम रिएक्टिव पावर बोलते हैं, क्योंकि रिएक्टिव पावर को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पावर।
भाई दिखता नहीं ना, पर्दे के पीछे काम हो रहा है। तो इस पर्दे के पीछे मैग्नेटिक एनर्जी के कन्वर्जन में जो पर्दे के पीछे काम हो रहा है, उस पर्दे के पीछे जो अदृश्य है, दिखता नहीं है, उस पावर को हम क्या बोलते हैं? रिएक्टिव पावर। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? भूतिया पावर, इमेजिनरी पावर, जो दिखती नहीं है, इमेजिनरी है। एक्टिव पावर क्या? रियल, सचमुच की पावर है जो दिखती है। इमेजिनरी क्या है? हमारा रिएक्टिव पावर। तो मैग्नेटिक सर्किट से काफी रिलेटेड है रिएक्टिव पावर, जो कि आगे चल के हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। तो यहां पे क्या हुआ? यहां पे डी इज द करेक्ट आंसर के मैग्नेटिक फील्ड ओनली, है ना? किसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फील्ड इज यूज्ड फॉर कन्वर्जन डिवाइसेस में क्या यूज करते हैं हम लोग? मैग्नेटिक फील्ड ओनली। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द एसआई यूनिट ऑफ परमेबिलिटी। ये क्वेश्चन वापस इसलिए डाला है, बहुत बार स्टूडेंट परमेबिलिटी को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं। परमेबिलिटी देखो, पहले हमने कैपेसिटर के टाइम पे क्या पढ़ा था? रेजिस्टिविटी, ये परमिटिविटी पढ़ा था। परमिटिविटी, एक ये परमिटिविटी था, ये परमेबिलिटी था, ये था परमेबिलिटी। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती थी? फैराड पर मीटर, फैराड पर मीटर, फैराड पर मीटर। और इसकी यूनिट होती है हेनरी पर मीटर। क्या होती है? हेनरी पर मीटर होती है। ठीक है, यहां तक कि ये दो चीजें हमें बहुत अच्छे से याद होती है। फिर नई चीज आई जब हमने मैग्नेटिक सर्किट पढ़ा, क्योंकि ये तो भाई इंडक्टेंस में भी तो पढ़ा था हमने। परमिटिविटी, ये परमेबिलिटी जो है, ये कैपेसिटेंस में पढ़ा था, ये हमने इंडक्टेंस में पढ़ा था। परमेबिलिटी तो पहले से पढ़ता है ना, हेनरी पर मीटर होता है, हेनरी पर मीटर होता है। तो अब यहां से मैग्नेटिक सर्किट में जब हम एंटर हुए, तो वहां पे हमने एक चीज और पढ़ी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स, और इनके बीच में कुछ रिलेशन आया, तो B इक्वल टू म्यू एच आया। क्या आया? म्यू एच, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और म्यू की यहां से B डिवाइडेड बाय H का रेशो कहलाया, और ये कहलाया वेबर्स पर मीटर स्क्वायर, और ये कहलाया एम्पेयर टन्स पर मीटर। तो यहां पे ये कहलाया आपका ये वेबर्स पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर एम्पेयर टन्स। तो यहां से कैंसिल हुआ, तो यहां से एक यूनिट और मिली हमें, एम्पेयर टन्स मीटर। ठीक है, किसकी? म्यू की। तो आपको हमेशा कंफ्यूज नहीं रहना है, आपको दो चीजें ध्यान रखना है। एक तो हेनरी पर मीटर, दैट इज अवर, अभी मैग्नेटिक सर्किट की एंट्री के पहले ही हमने दो चीज तो पढ़ी थी, फैराड पर मीटर, हेनरी पर मीटर। बट जब मैग्नेटिक सर्किट की एंट्री हुई, तो यहां से एक रिलेशन हमें मिला इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बीच में, और यहां से म्यू का जब यूनिट आया, तो वो आया हमारा वेबर्स पर एम्पेयर टन्स पर मीटर। अब कई बार गलती ये हो जाती है कि भाई H की जगह आपको H की जगह एम्पेयर टन्स पर मीटर नहीं रखना है यहाँ पे, अदरवाइज वहां से गलत चीज टिक कर दोगे। ये हमने पिछले लेक्चर में भी एक आध जगह क्वेश्चन किया था, हमने करके देखा था हमने, ऑप्शन में मैच नहीं हुआ, फिर हम इस पे फॉर्मूले पे आए थे, है ना? तो हमको इस चीज का ध्यान रखें कि दोनों चीज को सेपरेट रखना है, मिक्स नहीं करना है। ये हमारा क्या है? तो अब आप यहां देखो, वेबर पर मीटर, ओम मीटर, एम्पेयर मीटर, हेनरी पर मीटर। अच्छा, अब आप बोलोगे सर दोनों में से दोनों दे दिया तो क्या करेंगे? नहीं देगा, दोनों नहीं देगा, आपको एक ही यूनिट देगा। तो आपको हेनरी पर मीटर ही सबसे शुरू में याद रखना है इसकी। कोई भी पूछे परमिटिविटी यूनिट क्या होती है? हेनरी पर मीटर, सिंपल। ये जब मैग्नेटिक सर्किट में एंटर करेगा और उसके वेबर और एम्पेयर टन्स के फॉर्मेट में देना, तब आपको ये देना है। ठीक है, तो ये दोनों मैंने अलग अलग कर दी, क्योंकि स्टूडेंट तो थोड़े कंफ्यूज होते हैं। जब भी कभी ऐसे है ना कॉन्फ्लिक्शन आ जाए या कॉन्फ्लिक्ट आ जाए चीजों में, कि दो चीजों में कहीं कंफ्यूज हो रहे, तो 2 मिनट सबर करके थोड़ा सा देख लो, उसको कैटेगरी कर लो, ताकि आपको समझ आसानी से आ जाए, नहीं तो डाउट बना रहेगा। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 मैक्सवेल्स इक्वल टू कितनी लाइंस, है ना? ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो जितनी मैक्सवेल्स की नंबर होते हैं, 100 मैक्सवेल्स इक्वल टू 100 मैग्नेटिक लाइंस, 100 मैग्नेटिक, उतनी ही मैग्नेटिक लाइंस होती है, मैग्नेटिक लाइंस। ठीक है, तो ये दो फैक्चुअल क्वेश्चन थे, एक तो 10⁸ वाला था और एक ये था। ये दोनों फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कभी भी आ सकते हैं। ठीक है, तो एट दिस नोट हमारे ऑलमोस्ट जो मैग्नेटिक सर्किट हमने पढ़ रखा है उसके सारे क्वेश्चंस हो गए। एक छोटा सा मिसलेनियस कॉन्सेप्ट और है फोर्स के ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर अभी तक हमने कोई भी क्वेश्चन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं चाहता हूं मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर थोड़ी सी आपको एक थ्योरी बता दूं कि किस तरह के फोर्स के फॉर्मूले होते हैं, अलग अलग मैग्नेटिक फोर्स के किस तरीके से फॉर्मूले वेरी करते हैं, और एक दो और मिसलेनियस चीज बता देता हूं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर थोड़ी सी बात कर लूंगा, और उसके साथ साथ मैं उससे रिलेटेड सारे के सारे मैग्नेटिक फोर्स के आसपास के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन एक जगह पर करवा दूंगा आपको। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और भी स्पेशल डिस्कशन के साथ। बस ये ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो रहा है मैग्नेटिक सर्किट वाला पार्ट, फिर हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।